नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम वाचन कर रहे हैं डॉक्टर तुलसीराम जी के द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा मूर्धहिया। और हमने भाग 6 देखा है, पार्ट 2 देख चुके हैं हम। अब तीसरा पार्ट देखेंगे। लास्ट हमने यही देखा था। भाग 6 का शीर्षक है चले बुद्ध की राह। हमने यहाँ तक देखा है। आज जब मैं उनके 22 जोड़ी बैलों को याद करता हूँ तो अचानक मेरे दिमाग में सुत्त पिटक में वर्णित प्राचीन कौशल क्षेत्र का वह ब्राह्मण याद आ जाता है जो अपने 14 बैलों की चोरी के चलते बहुत दुखित रहा करता था। एक बार उसके गांव के पास गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। किसी ने उस ब्राह्मण से कहा कि वह बुद्ध के पास चला जाए तो उसका दुख समाप्त हो सकता है, क्योंकि बुद्ध दुखों पर विजय प्राप्त करके हमेशा सुखी रहते हैं। जब वह ब्राह्मण बुद्ध से मिलने जा रहा था तो रास्ते में सोच सोच कर बड़बड़ाता जाता कि बुद्ध शायद इसलिए सुखी रहते होंगे क्योंकि उनके 14 बैल चोरी नहीं हुए होंगे, या इसलिए सुखी होंगे क्योंकि उनके अन्नागार में चूहे व्यायाम नहीं करते होंगे, या वे इसलिए सुखी होंगे क्योंकि उनकी खटिया में उड़स यानी खटमल नहीं पड़े होंगे, या वे इसलिए सुखी होंगे क्योंकि उनकी पत्नी रोज़ सुबह सुबह प्रहार से उन्हें जगाती नहीं होगी। इस तरह 1963 तक 1963 तक करीब 3 महीने तक मैं उन्हें पढ़ाने जिगर संडे जाता रहा। उधर महीने में एक बार मंगलपुर वाले लाल बहादुर सिंह अपना एक एक्का लेकर मेरे स्कूल पर अवश्य आ जाते और वहीं से मुझे लेकर बरहलगंज बाज़ार चले जाते। बरहलगंज बाज़ार में भी एक देसी शराब खाना था। यहाँ बैठकर लोग देर रात तक शराब पीते रहते थे। उन दिनों ऐसे शराब खानों में 2 प्रकार का मिट्टी का भरुका होता था, एक छोटा तथा दूसरा उससे दोगुना बड़ा। छोटे भरुकों में 8 आने तथा बड़े में 1 रुपये की शराब मिलती थी। इस भरुकों के लोग चुक्कड़ कहते थे। शराब खाने के सामने विभिन्न प्रकार के चिकनों की ठेले लगे रहते थे। चखने की चने की मसालेदार घुघरी, तली हुई कलेची तथा मछली आदि को चखना कहते थे। पहली बार शराब पीने की घटना से उत्पन्न परिस्थिति के कारण मैं बिल्कुल डरा हुआ रहता था, किंतु न जाने क्यों लाल बहादुर सिंह की आत्मीयता के चलते मैं उन्हें मना नहीं कर पाता था और हमेशा उनके साथ चल देता था। मैं उनसे विनती करता कि बड़ा चुक्कड़ नहीं पी पाऊंगा, इसलिए वे मेरे लिए छोटा सा और अपने लिए बड़ा चुक्कड़ लाते। विभिन्न चखनों के साथ मैं 2 छोटे चुक्कड़ पीता, किंतु लाल बहादुर सिंह 4 बड़े चुक्कड़ पी जाते। इस तरह वह मुझे खिलाने पिलाने में खूब खर्च करते। वे जब भी मुझे बरहलगंज के शराब खाने में ले जाते, मैं वहीं से सीधे चिंतामणि के गांव चला जाता था। ऐसे अवसरों पर वे मुझे रात का खाना खिलाकर सो जाने के लिए कह देते थे। बहने पढ़ल जाई, यह कहकर वह स्वयं सोने चले जाते थे। चिंतामणि सिंह का जिक्र होते ही मेरी माँ शंकर भगवान की प्रार्थना करते हुए उनकी मिर्गी ठीक हो जाने की गुहार लगाती रहती थी। सन 1964 का नया साल आने वाला था और आगामी मार्च में 10वीं कक्षा की फाइनल परीक्षा होने वाली थी। मुश्किल से 2 महीना बाकी था, इसलिए चिंतामणि सिंह की चिंता हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने एक नया सुझाव मेरे सामने रखा। जैसा हमने पहले बताया कि हमारे स्कूल के पास वाले प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक परशुराम सिंह उनके सगे चाचा थे, जो उनके संयुक्त परिवार में रहते थे। चिंतामणि सिंह ने मुझसे कहा कि उनके गांव आने जाने में मुझे काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए उसी प्राइमरी स्कूल पर टिक कर रात में पढ़ाई की जाए। अतः वे अपने चाचा से रोज़ स्कूल बंद हो जाने के बाद चाबी ले लेते थे। उन्हीं के गांव के 2 अन्य लड़के तेज बहादुर सिंह और मोहम्मद हनीफ ने भी वहीं टिक कर मुझसे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। चिंतामणि सिंह का यह नौकर उनके घर से रोज शाम को चावल, दाल, आटा, सब्जी आदि लेकर प्राइमरी स्कूल पर आ जाता था तथा रात का खाना वहीं पकाकर हम सबको खिलाता था। इस भोजन व्यवस्था के दौरान चिंतामणि सिंह एक दिन अपने घर से 32 साल पुराना चावल लाकर पकवाए। उस दिन उन्होंने इस तथ्य का रहस्योद्घाटन किया कि उनके घर में 30 साल से कम पुराना चावल कभी नहीं खाया जाता। 3 साल से। उन्होंने यह भी बताया कि एक परंपरा के अनुसार उनके घर में 1932 से लेकर तब तक यानी 1964 तक हर साल के मनोमन मतलब 1 मन 2 मन कई मन, 1 मन में 40 किलो अलग अलग मिट्टी से बने बड़े बड़े कूड़ों में रखे हुए हैं।
गुंडों में उनकी संपन्नता का यह छोटा नमूना था, किंतु उस 32 साल पुराने चावल का स्वाद बड़ा कड़वा था, जो सिर्फ मसालेदार सब्जी से ही खाया जा सकता था। जब मैंने अपनी माँ को बताया कि चिंतामणि सिंह ने मुझे 32 साल पुराना चावल खिलाया, तो उसकी प्रतिक्रिया थी, इतना पुराना चावल में था ढोला रेंगत हुई हुइयाँ। 10वीं के फाइनल इम्तिहान से पहले 2 महीने तक हम उसी प्राइमरी स्कूल पर रात में टिक कर पढ़ाई करते रहे, या यूँ कहें कि मैं पढ़ाता रहा और वे पढ़ते रहे। चिंतामणि सिंह से दोस्ती से उत्पन्न शिक्षा के ये प्रकरण तब तक मेरे जीवन के सर्वोत्तम क्षण थे। सबसे ज़्यादा मेरी माँ यह सोचकर बहुत राहत महसूस करती थी कि मुझे खाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन मिल रहे हैं। इस बीच मैं अपने घर का विषैला वातावरण लगभग भूल गया था। इस दौरान एक बड़ा संकट आया था। क्या 10वीं के फाइनल इम्तिहान के लिए फार्म भरे जा रहे थे। कुल 30 रुपये फीस जमा करनी थी। उन दिनों 30 रुपये एक बड़ी धनराशि थी। मेरी जैसी उस परिस्थिति में इतना धन उपलब्ध होना निश्चित रूप से एक बड़ा संकट था। घर से किसी तरह की सहायता पहले से ही बंद हो चुकी थी। मेरी दुर्दशा देखकर वही हिंदी वाले अध्यापक सुग्रीव सिंह ने मेरे द्वारा बिना किसी आग्रह के स्वयं 30 रुपये फीस के रूप में जमा कर दिए। मुझे उन्होंने आश्वासन दिया कि और भी ज़रूरत पड़ने पर वे सहायता करते रहेंगे। स्कूल के अन्य अध्यापक रामवृक्ष सिंह, जो पीटी मास्टर थे, ने भी सहायता की पेशकश की। स्कूल में उनकी ख्याति एक सुरीले गायक के रूप में थी। रामवृक्ष सिंह भी सुग्रीव सिंह की तरह मेरे साथ बड़े सम्मान से पेश आते थे। रामवृक्ष सिंह से कोई आर्थिक सहायता नहीं ली, किंतु उस चिंताजनक संकट की घड़ी में ये दोनों अध्यापक मेरे लिए बहुत प्रेरणा के स्रोत सिद्ध हुए। परीक्षा का फॉर्म भरने के 1.5 महीने बाद यूपी बोर्ड इलाहाबाद से स्कूल पर सूचना आई कि हमें परीक्षा देने के लिए चंडेसर डिग्री कॉलेज जाना पड़ेगा। यह कॉलेज हमारे स्कूल से लगभग 12 किलोमीटर दूर आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर स्थित था। 500 विषयों की परीक्षा का टाइम टेबल पूरे महीने भर जारी रहने वाला था, जिसका अर्थ यह था कि वहाँ हमें 1 महीना टिकना था। चंडेसर डिग्री कॉलेज के संस्थापक भी एक साधु चंद्रवली सिंह ब्रह्मचारी थे। इस कॉलेज में भी छत्रियों का बोलबाला था तथा यह मारपीट के लिए कुख्यात था। यह कॉलेज बहुत विशाल था, जहाँ करीब दर्जन भर हाई स्कूल के परीक्षा केंद्र हुआ करते थे। उन दिनों चंडेसर परीक्षा केंद्र पर दलित परीक्षार्थियों में से अनेक जाति हिंसा के शिकार हो जाते थे। कॉलेज प्रशासन द्वारा ऐसी हिंसा को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जाता था, जिससे परीक्षा के दौरान स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो जाती है। अनेक स्कूलों से जो छात्र यहाँ परीक्षा देने आते थे, वे अपने ही स्कूल के दलित छात्रों को अकारण पीट दिया करते थे, जिसके चलते कई छात्र गंभीर रूप से चोटिल हो जाते थे और परीक्षा से वंचित हो जाते थे। परीक्षा शुरू होने के 1 सप्ताह पूर्व चिंतामणि सिंह मुझे अपनी साइकिल पर बैठाकर चंडेसर ले गए, ताकि कहीं रुकने की व्यवस्था की जा सके। कॉलेज के पास एक छोटा सा बाजार था, जिसमें चिंतामणि सिंह ने अपने लिए एक कमरा किराए पर लिया, जिसका पूरा 1 महीने का किराया 5 रुपये था। चिंतामणि सिंह मुझे अपने साथ रखना चाहते थे, किंतु मकान मालिक ने पहले ही साफ कर दिया कि किसी चमार सियार को नहीं रहने दिया जाएगा। मकान मालिक की इस शर्त से चिंतामणि सिंह बहुत परेशानी में पड़ गए थे, किंतु उसके निवारण का कोई अन्य उपाय नहीं था। अतः अपने मंगरपुर वाले तांत्रिक रिश्तेदार के बेटे दीपचंद, जो चंडेसर के हाई स्कूल के छात्र थे, मिलकर मैंने मकान संकट के बारे में बात की। दीपचंद स्वयं चंडेसर से करीब 1 किलोमीटर पश्चिम घरवारे मोड़ पर एक दलित घर में 2 अन्य छात्रों के साथ रहते थे। वे मुझे चंडेसर कॉलेज के दक्षिण में स्थित दलित बस्ती में ले गए। यह बस्ती काफ़ी विशाल थी, जिसमें कई संपन्न परिवार रहते थे। ऐसे ही एक परिवार के मालिक थे रूपराम। वह मुफ्त में मुझे पूरी परीक्षा के दौरान अपने घर में रखने पर राजी हो गए। रूपराम परीक्षा के दौरान दलित छात्रों की समस्या से पूरी तरह परिचित थे। उन्होंने बताया कि पिछले साल यानी 1963 की परीक्षा के दौरान उनकी बस्ती में रह रहे 4 परीक्षार्थियों पर रास्ते में ही उन्हीं के स्कूल सवर्ण छात्रों ने हाकी से हमला करके बुरी तरह घायल कर दिया था। यद्यपि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं थी, किंतु तत्कालीन वातावरण से मैं काफ़ी भयभीत हो गया था। रहने का इंतजाम हो जाने के बाद मैं चिंतामणि सिंह के साथ घर वापस चला आया। हमारी परीक्षा 4 मार्च 1964 को शुरू होने वाली थी, अतः हमें 2 दिन पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचना था, जिसके लिए मुझे पूरे 1 महीने के राशन पानी का इंतजाम करना था। मेरे घर का पूरा बृहद संयुक्त परिवार मेरे खिलाफ असहयोग पर उतारू था। मेरी माँ 10-15 दिन तक सुदेश्वर पांडे के यहाँ किए गए काम के बदले मिलने वाली बनी उन्हीं के घर छोड़ रखी थी, ताकि वह इम्तिहान स्थल पर
मेरे खान पान के काम आ सके। बनी में मिले जौ को लेकर मेरी माँ ने जाता में पीसकर आटा मुझे चंडेसर ले जाने के लिए दिया। साथ में कुछ मटर की दाल तथा लाटा भी था। पिताजी ने सुदेशर पांडे से 10 रुपया उधार मांगकर बाकी खर्चे के लिए दिया। इसी बीच इसी पूंजी के साथ गठरी मोटरी लिए मैं जहानागंज तक पैदल जाकर वहां से 8 आना किराया देकर इक्के द्वारा 2 दिन पहले चंडेसर पहुंचा। जिस इक्के से मैं चंडेसर जा रहा था उसका इक्कावान घोड़े को चाबुक से मारता कम किंतु गालियाँ बहुत ज़्यादा देता था। उसके अंदर मेरे नग्गर चाचा की छवि एकदम साकार हो उठी थी। उस दिन करीब पौन घंटे के सफ़र में वह घोड़ा सैकड़ों गालियों से नवाजा गया। इक्कावान के व्यवहार से मैं सहम गया था। ऐसा लगता था कि मानो सारी गालियाँ मुझे पड़ रही थी। चंडेसर पहुंचने के बाद इक्का से उतर कर मैं करीब 1 किलोमीटर दक्षिण स्थित दलित बस्ती में रूपराम के घर पहुंचा। उनके घर एक अन्य स्कूल का छात्र दर्शन भी रहने आया था। हम दोनों अपना खाना उनके घर के सामने ईंट के चूल्हे पर लकड़ी जलाकर बना लेते थे। 4 मार्च को अंग्रेजी की परीक्षा होने वाली थी। चिंतामणि सिंह ने परीक्षा के एक दिन पूर्व शाम को मुझे अपने निवास पर बुलाया था ताकि मैं परीक्षा की तैयारी करा सकूं। मैं निर्धारित समय पर उनके निवास पर गया तो देखा कि पहले से ही तेज बहादुर तथा मोहम्मद हनीफ वहाँ मौजूद थे, किंतु सबसे चौंकाने वाली उपस्थिति थी हीरा लाल की, जो मुझे बात की बात में गालियां दे पड़ते थे। मुझे देखते ही हीरा लाल ने कहा, कार्य चमरा ता येहू आ गई ले। इस पर मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे इस तरह क्यों बात करते हैं। मेरा इतना कहना था कि हीरालाल मेरे ऊपर शेर की तरह झपट पड़े और जब तक चिंतामणि सिंह उन्हें पकड़े वे तब तक मुझे 4 चाटे लगा चुके थे। ये वही हीरालाल थे जो मुझे बुलाने के लिए हमेशा चमरा चमरा शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। चिंतामणि के निवास से जाने के पहले उन्होंने मुझे यह कहकर धमकाया कि देखा थे तू कैसे इम्तिहान देला। हीरालाल के व्यवहार से मैं बहुत डर गया था। उस समय जाति हिंसा के लिए कुख्यात चंडेसर मेरे लिए साकार हो उठा। इस घटना से मैं इतना आहत हुआ कि चिंतामणि के लिए इम्तिहान की पूर्व संध्या पर कोई तैयारी नहीं करवा सका। बड़े दुखित मन से मैं आंसू बहाते हुए रूपराम के घर वापस आ गया। मुझे अत्यंत परेशान देखकर वे कारण पूछने लगे। हिचकते हुए मैंने घटना बयान कर दी। ऐसा सुनते ही रूपराम उठकर खड़े हो गए और पास पड़ोस के लोगों को बुलाने लगे। वे कहते रहे कि अभी बस्ती से 10-15 आदमी लाठी भाला लेकर चलते हैं और उसका हाथ पैर तोड़कर वापस आ जाते हैं। बिरादरी के लइकन के ई गुंडवा हर साल पीटे देलन। ए पर रोक लगा के चाहिए। ऐसा कहते हुए रूपराम अपने घर के अंदर चले गए और लाठी में लगे एक नुकीले भाले के साथ बाहर आए। उस दिन रूपराम का रूप देखते ही बनता था। वे अत्यंत उत्तेजित थे। यद्यपि वो मेरे लिए बिल्कुल नए थे, किंतु दलित समुदाय के प्रति उनकी एकजुटता बेजोड़ थी। यदि मैं रूपराम की उत्तेजना का जरा भी शिकार हो जाता तो उस दिन हीरालाल की खैर नहीं थी। मैं बार बार यही सोचने लगा कि यहाँ तो रूपराम सबसे निपट लेंगे, किंतु जब वापस गांव चला जाऊंगा तो फिर क्या होगा। इसलिए मैंने रूपराम को जैसे तैसे शांत किया। मैंने जब उनसे यह कहा कि यदि हम हिंसक लम्फड़े में फंस गए तो शायद हाई स्कूल की परीक्षा ठीक से नहीं दे सकेंगे और सब कुछ चौपट हो जाएगा। मेरी इस बात से सहमत होकर उन्होंने मारपीट वाला अपना इरादा छोड़ दिया। किंतु जिस 30 दिन हमारी परीक्षा होती, रूपराम हमेशा 4-5 लठायतों के साथ हमें परीक्षा स्थल तक पहुंचाकर वापस आ जाते थे तथा 3 घंटे बाद वे पुनः परीक्षा स्थल से हमें अपने घर लाते थे। इस तरह चंडेसर के उस अपरिचित वातावरण में रूपराम मेरे लिए एक विश्वस्त संरक्षक सिद्ध हुए। सबसे ज़्यादा डर परीक्षा के अंतिम दिन यानी 28 मार्च 1964 को था, क्योंकि अंतिम दिन की परीक्षा के बाद हिंसक गतिविधियां काफ़ी बढ़ जाती थी। उस दिन हमारी अर्थशास्त्र की परीक्षा थी यानी इकोनॉमिक्स, जो दोपहर बाद होने वाली थी। पूरी परीक्षा के समय रूपराम अपने दल बल के साथ चंडेसर कॉलेज के बाहर सड़क पर विद्यमान रहे। 5 बजे परीक्षा समाप्त होते ही वे मुझे लेकर अपने घर आए। वास्तव में मैं हीरालाल के व्यवहार से मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत भयभीत हो गया था। यह भय इतना ज़्यादा खतरनाक था कि
मैंने डर के मारे परीक्षा के दौरान चिंतामणि सिंह के निवास पर उन्हें इम्तिहान की तैयारी में मदद करने से एकदम मना कर दिया था। इसका एक कारण यह भी था कि हीरालाल चिंतामणि सिंह के निवास से थोड़ी दूर पर ही रहते थे। सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि यदि अपने खिलाफ जाति हिंसा के चलते कोई पेपर छूट गया तो भविष्य की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। चंडेसर के 1 महीने के प्रवास के दौरान मैं गौतम बुद्ध और हीरालाल के बीच किसी सर्कस के झूलानट की तरह उधर से इधर उछलता रहा। तो मुर्दैया भाग 6 चले बुद्ध की राह पार्ट नंबर 3 समाप्त हुआ। अब देखेंगे अगले भाग में भाग नंबर 6 का पार्ट 4 और वह आखिरी होगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और अपने सुझाव शिकायत ज़रूर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो।